हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 6 के एपिसोड नंबर 3 एंड 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया था कि किन्यू ब्रदर जिंगजुआन और मिस यून को नया घर दिलवाने के लिए उन्हें यहाँ ट्रेजर हाउस ले आता है, जहाँ किन्यू की मुलाकात एक लड़की कैप्टन हुआंग जिंग से हो जाती है। वो काफी ज्यादा पावरफुल लेकिन किन्यू के साथ बहुत ही पोलाइट थी। जाने से पहले कैप्टन हुआंग जिंग किन्यू को बता देती है कि साउथ एरिया में अपने लिए घर लेना वहाँ की एनर्जी काफी प्योर है, जिस पर किन्यू उसका शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ ब्रदर जिंगजुआन भी किन्यू का शुक्रिया अदा करने के लिए उसको और उसके भाइयों को यहाँ वाइन हाउस में ले आया था, जहाँ शुरू में तो सब कुछ पीसफुली चल रहा था जब तक वहाँ के 3 कल्टिवेटर्स ने आपस में फाइट नहीं करी। और इसी वजह से एक पावरफुल बुढ़ाऊ एल्डर गुस्से में आ जाता है, जो कि उन तीनों को सबक सिखाने के साथ साथ यहाँ पर किन्यू और उसके भाइयों को भी ट्रैप कर चुका था, क्योंकि उससे मालूम हो जाता है कि हाउफी मंकी ट्राइब से है और वो हाउफी को अपना डिसाइपल बनाना चाहता था, जिसकी वजह से वो हाउफी को अपने साथ लेकर चला गया। जाने से पहले किन्यू उससे सवाल करता है कि आखिर मुझे अपने भाई को ढूंढने कहाँ आना होगा, जिस पर वो एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि अपने भाई को लेने के लिए तुम शुरासी आ सकते हो, जो जगह काफी ज्यादा पावरफुल लोगों से भरी पड़ी है, इसलिए किन्यू को मजबूरन अपनी कल्टिवेशन और ज्यादा तेजी से करनी होगी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ उसी वाइन हाउस के बाहर होती है, जहाँ पर जिंगजुआन किन्यू से मिलते हुए कहता है कि किन्यू वो आदमी तो काफी सारा ताकतवर था, चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, वैसे तुम्हारा भाई हाउफी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ पर गया? जिस पर किन्यू से जवाब देते हुए कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, हाउफी उस सीनियर के साथ कुछ मैटर को डिस्कस करने के लिए गया है, हम जल्दी उसे वापस ले आएंगे। फिलहाल हम लोग एक स्पेसिफिक जगह पर कल्टिवेशन करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कुछ वक्त तक हम लोग विलेज वापस नहीं आ सकते। जब तक हम लोगों की फ्यूचर में दोबारा मुलाकात ना हो जाए तब तक अपना ख्याल रखना, जो कहते हुए किन्यू और सेबल वहाँ से जाने लगे। पीछे से जिंगजुआन उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ जरूर, लेकिन दूसरी तरफ तुम लोग भी हेलुंग सेक्ट के बैंडिट से जरा बचकर रहना, क्योंकि वो लोग भी काफी खतरनाक है, जो कहते हैं जिंगजुआन और मिस यून भी यहाँ से जाने लगे। पीछे की तरफ सेबल किन्यू से सवाल करते हुए कहता है कि वो सीनियर किसी मंकी वॉरियर की तरह दिख रहा था, किन्यू तुम्हें क्या लगता है कहीं वो हाउफी को चोट तो नहीं पहुंचाएगा? जिस पर किन्यू से जवाब देते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो हाउफी को चोट पहुंचाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोगों को अपनी कल्टिवेशन और सारा तेजी से बढ़ानी होगी, जिसके लिए ये दोनों ही एक बार फिर से जियांगलिन रेल्म वापस आ जाते हैं, जहां हमें 2 वॉरियर आपस में ट्रेनिंग फाइट करते हुए दिखाई दिए। इसमें से एक तो मास्टर वुलान था, जबकि दूसरा वही डिमोनिक सेंट्रीपीड था जिसे किन्यू ने अपने गॉड लॉकिंग आर्टिफैक्ट के अंदर कैद किया था। यहाँ ये दोनों ही काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, जहाँ डिमोनिक सेंट्रीपीड खुश होते हुए कह रहा था कि ब्रदर वुलान, ये जियांगलिन रेल्म तो काफी ज्यादा जबरदस्त जगह है, यहाँ पर मुझ पर डिवाइन रेल्म के लाश बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहे, इवन कि मैं ट्राइबुलेशन एग्जाम से भी पास आउट नहीं हुआ, फिर भी मैं अपने ह्यूमन फॉर्म को अचीव कर सकता हूँ। जिस पर मास्टर वुलान उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, अगर हम लोग इस जियांगलिन आर्टिफैक्ट से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो हम दोनों दोबारा से वापस अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, इसलिए हम लोगों के लिए बेहतर यही है कि हम लोग इस जियांगलिन आर्टिफैक्ट में रहकर अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते रहे। किन्यू का स्टुअर्ट फू भी यहाँ पर इन दोनों को इस तरह से फाइट करता हुआ देख रहा था, पर जैसे ही किन्यू और सेबल वापस आए ये तीनों फौरन से किन्यू के पास आ जाते हैं, जहाँ ये तीनों ही किन्यू को ग्रीट कर रहे थे। किन्यू उस डिमोनिक सेंट्रीपीड की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम तो वही अंडरग्राउंड ड्रैगन सेंट्रीपीड हो ना? जिस पर डिमोनिक सेंट्रीपीड जवाब देते हुए कहता है कि हाँ जी मैं वही हूँ, प्लीज मुझे मेरे पिछले बर्ताव के लिए माफ कर दीजिए। उस वक्त मैं ना समझ था जो कि आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन अब से मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपको सर्व करता रहूंगा। जिस पर किन्यू से माफ करते हुए कहता है कि चलो ये तो अच्छा है, तुम्हारे और वुलान के साथ मिलकर मैं यहाँ पर अकेला फील नहीं करूंगा। वैसे सेबल अब तो हाउफी जा चुका है, तो तुम आखिर अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस किसके साथ करोगे? जो सुनकर सेबल भी फौरन से अपने स्पीयर को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि स्टुअर्ट फू के साथ ऑलरेडी मैंने काफी प्रैक्टिस कर ली, अब इन दोनों की बारी। जो कहती है सेबल ने फौरन से उन दोनों को फॉलो करना शुरू कर दिया और वो दोनों सेबल से दूर जाते हुए कह रहे थे कि प्लीज मास्टर हम पर रहम दिखाओ, हम कोई प्रैक्टिस करने वाले पंचिंग बैग नहीं जो आप हमें इस तरह से पीटते रहो। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि स्टुअर्ट फू किन्यू से सवाल करते हुए कहता है कि मास्टर हाउफी कहाँ पर है? जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि उसे शुरासी का कोई मास्टर अपने साथ उठाकर ले गया, आखिर शुरासी के बारे में तुम क्या जानते हो? जिस पर स्टुअर्ट फू ने किन्यू को बताना शुरू कर दिया था कि ये डिवाइन रेल्म 2 तरह की ताकतों में डिवाइडेड है, जिनमें से पहला तो है 8 मेजर फैमिलीज और उनके नाम है हुआंगफू क्लैन, शेंटू क्लैन, डुआनमू क्लैन, जियांग क्लैन, मू क्लैन, पुटाई क्लैन, टांग क्लैन एंड जाओ क्लैन। ये 8 मेजर फैमिलीज वही है जो कि शुरू से लेकर यहीं पर डिवाइन रेल्म में पैदा हुए और यहीं पर बड़े होकर गॉड्स बने, यानी कि ये कभी भी ह्यूमंस नहीं थे। जबकि दूसरी तरफ सेकंड फोर्सेस है 3 असेंडेंट पावर्स और इनके नाम है अशूरा सी क्लैन,
क्लैन, माउंट ब्लड डीमन क्लैन, डुअल डोमेन आइसलैंड क्लैन। ये तीनों फोर्सेस तुम्हारी तरह इंसानों से डिवाइन ट्राइबोल्यूशन एग्जाम पास करते हुए गॉड बने हैं, इसलिए इन तीनों को 3 असेंडेंट फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल अशुरा सी वाले हैं। इवन के 8 ग्रेट सेज एम्परर्स भी उनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो तुम खुद समझ सकते हो कि अशुरा सी वाले कितने खतरनाक होंगे। जो सारी बातें सुनकर किन्यू कहता है कि इसका मतलब कि हाउफी को वहाँ पर कई सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे और वो जल्द से जल्द खुद को और ज्यादा ताकतवर कर पाएगा। चलो, इसका मतलब कि हाउफी को वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करना बेकार नहीं है। अब यहाँ साथ ही साथ किन्यू स्टुअर्ट फू से अंकल जियांग लैन और जियांगली के पावर लेवल के बारे में भी सवाल करता है, जिस पर स्टुअर्ट फू ने बताया कि वो दोनों ही जियांग लैन से बिलोंग करते हैं और जियांग लैन जो कि इस जियांग लैन रेल्म का मालिक है, उसी ने इस जगह को बनाया। ये जगह टाइम और स्पेस से परे है, इसका मतलब कि उसके पास लॉ ऑफ टाइम एंड स्पेस है। वो आदमी कितना ज्यादा ताकतवर होगा तुम इसी बात से उसका अंदाजा लगा सकते हो। और फिर अगर वो इतना ज्यादा ताकतवर है तो उसका पूरा के पूरा जियांग क्लैन कितना ज्यादा ताकतवर होगा। ये सारी बातें सुनकर किन्यू को एक बात का अंदाजा तो हो गया कि उसे एटलीस्ट गॉड किंग लेवल तक पहुंचना होगा। शायद वो अगर एक गॉड किंग बन जाए तब वो जियांगली के साथ शादी करने के बराबर हो सके, जिसके बारे में वो स्टुअर्ट फू से सवाल करते हुए कहता है कि वैसे गॉड किंग लेवल तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। इस पर स्टुअर्ट फू किन्यू को बताता है कि हजारों लाखों कल्टीवेटर और गॉड्स में से सिर्फ एक ही होता है जो कि सेलेस्टियल गॉड बन सके, और तुम तो हाई लेवल सेलेस्टियल गॉड की नहीं बल्कि पूरे के पूरे गॉड किंग की बात कर रहे हो, तो गॉड किंग रेल्म तक जाना तो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। जो सुनकर किन्यू थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अगर अपनी मीटियोर की पावर का इस्तेमाल करे तब भी गॉड किंग लेवल तक पहुंचने के लिए उसे कई मिलियन साल लगेंगे, और तब तक मिस जियांगली उसका इंतजार तो नहीं कर सकती, उसे कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जिस पर स्टुअर्ट फू किन्यू को बताता है कि अगर तुम मास्टर चिमी के रास्ते पर चलो और अगर तुम एक अरे ग्रैंड मास्टर बन जाओ तो उसके बाद 8 की 8 फैमिलीज तुम्हारी बहुत ही रिस्पेक्ट करेगी, और शायद तुम्हारे लिए यही रास्ता है मिस जियांगली के साथ जाकर मुलाकात करने का। जिस पर किन्यू भी एग्री करता था। वो स्टुअर्ट फू को बताता है कि मैं दोबारा से सेकुलेशन में जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मैं फॉर्मेशन अरे ग्रैंड मास्टर बन जाऊँ। जो सब कहते हुए किन्यू एक बार फिर से उसी अरे स्पेस में आ जाता है, जहाँ पर वो सारे के सारे 3000 स्क्रोल्स पड़े हुए थे, जहाँ किन्यू पूरे 3000 साल तक प्रैक्टिस करता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि किन्यू का एक बार फिर से लेवल ब्रेक थ्रू हो गया, वो अपने ओरिजिन रेल्म की पीक पर पहुंच चुका, जिसकी वजह से किन्यू का आर्मर काफी कूल तरीके से चेंज हो चुका था, उसकी पावर भी काफी इंप्रूव हो चुकी थी। साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रहा था कि अब ओरिजिन रेल्म के आगे का कौन सा रेल्म होगा, क्योंकि किन्यू आज से पहले किसी भी स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन वाले बंदे से नहीं मिला, इसलिए किन्यू को ये बात खुद ही मालूम करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ किन्यू साउथर्न एरिया की उसी लड़की मिस वांग जिंग से मिलने के लिए आया हुआ था। मिस वांग जिंग भी किन्यू को देखकर काफी ज्यादा खुश थी और वो किन्यू से कहती है कि तुम्हें तो पहले ही दिन अंदाजा हो चुका था कि मैं 8 मेजर फैमिलीज में से ही बिलोंग करती हूँ। असल में मिस वांग जिंग हुआंगफू क्लैन से बिलोंग करती थी और उसने यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी किन्यू के सामने रिवील कर दी, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती करते हुए आपस में बातें करते हैं। यहाँ पर मिस वांग जिंग किन्यू को बताती है कि मैं इस जगह पर अपने भाई को ढूंढने के लिए आई हूँ, वो घर से कुछ अरसे पहले चला गया था। दूसरी तरफ किन्यू भी मिस वांग जिंग को बताता है कि हमें मिले 3000 साल गुजर गए, मैं भी असल में हेलोंग सेक्ट की ओर जरा पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं उनके चोरों को थोड़ा सा मजा चखा सकूं। यहाँ दिन भर इसी तरह से बातें करने के बाद इन दोनों के रास्ते अलग होने वाले थे, जहाँ मिस वांग जिंग तो साउथ की तरफ चली गई, जबकि किन्यू वहीं पर मौजूद एक मिनी माउंटेन पर आ जाता है। ये जगह हेलोंग सेक्ट के काफी ज्यादा करीब थी, जो माउंटेन था तो काफी ज्यादा खूबसूरत। किन्यू स्टुअर्ट फू को बताता है कि मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मेशंस बिछाऊंगा हेलोंग सेक्ट के लोगों के लिए, ताकि एक तो मैं उनको उनकी चोरी की सजा दे सकूं, साथ ही साथ मुझे अपने फॉर्मेशन की पावर्स लेवल के बारे में भी अंदाजा हो जाएगा। स्टुअर्ट फू किन्यू की ये सारी बातें सुनकर उससे कहता है कि वैसे मास्टर चिमी ने कुछ और स्क्रोल्स भी पीछे की तरफ छोड़े थे, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसमें आपके लिए कुछ मैसेजेस भी है। जिस स्क्रोल को ओपन करती है अचानक उसके अंदर से काफी तेज रोशनी निकलना शुरू हो गई और हमें यहाँ पर मास्टर चिमी देखने को मिलता है, जो कि अपने डिसाइपल किन्यू को बता रहा था कि अगर तुम इस स्क्रोल को देख रहे हो तो इसका मतलब कि तुमने फॉर्मेशंस के बारे में थोड़ा बहुत सीख लिया, लेकिन आज के दिन मैं तुम्हें फॉर्मेशन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। टोटली 9 लेवल के फॉर्मेशंस होते हैं, जिन्हें 3 रैंकिंग में डिवाइड किया गया। 1 लेवल से 3 लेवल के फॉर्मेशन सीखने वाले लोगों को फॉर्मेशन मास्टर कहकर पुकारा जाता है, जबकि 4 लेवल से 6 लेवल तक फॉर्मेशन बिछाने वालों को फॉर्मेशन ग्रेट मास्टर कहा जाता है। और आखिर में आते हैं 7 लेवल से 9 लेवल के फॉर्मेशन, जिन्हें बिछाने वालों को ग्रेट ग्रैंड मास्टर कहकर पुकारा जाता है। इस पूरी की पूरी डिवाइन रेल्म में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि 5th लेवल के फॉर्मेशंस को बिछा पाए। मैं खुद यानी कि तुम्हारा मास्टर चिमी लेवल 7 और लेवल 8 के फॉर्मेशंस तक को बिछा सकता था। जो सारी बातें सुनकर किन्यू मुस्कुराते हुए कहता है कि इसी वजह से मैं कहता हूँ कि मास्टर चिमी सबसे महान है। जिस पर मास्टर चिमी बताते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वैसे मैं खुद लेवल 9 के फॉर्मेशन को हमेशा से सीखने की कोशिश करता रहा। लेवल 8 तक के फॉर्मेशन तो मैंने कैसे तैसे सीख लिए, लेकिन मैं कभी भी ब्रेक
थ्रू करके लेवल 9 के फॉर्मेशंस को सीख ही नहीं पाया और मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा। लेकिन चूंकि किन्यू अब तुमने मेरी लेगेसी को लेने का फैसला कर लिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ब्रेक थ्रू करके लेवल 9 के भी फॉर्मेशन को सीख लो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो सब कहते हुए मास्टर चिमी ने अपनी सारी की सारी लेगेसी यहाँ पर किन्यू के हवाले कर दी थी, जिसे एब्सॉर्ब करते हुए किन्यू मास्टर चिमी का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ किन्यू यहाँ पर अपने स्टुअर्ट फू से सवाल करते हुए कहता है कि वैसे स्टुअर्ट फू आप किस लेवल के फॉर्मेशन मास्टर हो, जिस पर स्टुअर्ट फू बताता है कि 20,000 साल तक की कल्टीवेशन के बाद मैं एक 3rd लेवल का फॉर्मेशन मास्टर बन पाया। जो सारी बातें सुनते हुए किन्यू फन से हवा में जंप करते हुए कहता है कि इसका मतलब कि मुझे फॉर्मेशन सीखने में और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और ये कहती है किन्यू ने उस मिनी माउंटेन पर एक फॉर्मेशन बिछाना शुरू कर दिया, जो कि एक इल्यूशन फॉर्मेशन था। इसके बाद यहाँ रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिनी माउंटेन से हेलोंग सेक्ट वाले कुछ गुंडे गुजर रहे थे और वो लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि आजकल के ये नए गॉड्स कितने जिद्दी हो गए, अगर ये लोग टैक्स टाइम पर नहीं देंगे तो मजबूरन हम लोगों को उनकी पिटाई तो करनी ही होगी। जिस पर साथ वाला गुंडा जवाब देते हुए कहता है कि इन्हें टैक्स देना ही होगा, ये कैसे नहीं देंगे, अगर अगली बार किसी ने मना करने की कोशिश करी तो फौरन उसका सर काट देना। वैसे भी ये हमारी हेलोंग सेक्ट की टेरिटरी है, यहाँ पर हम लोगों से कोई भी सवाल नहीं कर सकता। जिस पर पहले वाला बंदा जवाब देते हुए कहता है कि वैसे ये टैक्स कलेक्टिंग कितना मजेदार जॉब है, मुझे तो ये काम करने में मजा आ रहा है। जिस पर दूसरा लड़का जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, हमारी तरह एक लड़का होता था टैक्स कलेक्टर, उसका नाम लुकियान था। पहले वो बहुत ही मामूली आदमी था, लेकिन अब वो लॉर्ड जियांग ही का एक बहुत ही खास बंदा बन चुका है। ये लोग भी बिल्कुल लुकियान की तरह ज्यादा टैक्स इकट्ठा करते हुए मास्टर जियांग ही को खुश करते हुए उनका खास बनना चाहते थे। लेकिन इसी तरह की बातें करते करते इन लोगों को अंदाजा तक नहीं हुआ कि कब इन लोगों ने मिनी माउंटेन में मौजूद उस फॉर्मेशन में कदम रख दिया, जहाँ पर आती अचानक से हम देखते हैं कि इल्यूशन फॉरेस्ट में मौजूद हर एक चीज सांपों में बदल रही थी, जो देखकर तो वो दोनों ही लो लेवल के गॉड्स काफी सारा घबरा चुके थे और यहाँ पर इतने सारे सांप अचानक से उन दोनों पर हमला करते उन्हें खत्म कर देते हैं। जिस बात की खबर दो डिसाइपल यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग मास्टर जियोंग ही के पास ले आए। वो दोनों मास्टर जियोंग ही को बताते हैं कि किसी ने हमसे पंगा लेने के लिए मिनी माउंटेन पर एक फॉर्मेशन बिछा दिया है, जिसकी वजह से हमारे कई सारे साथी मारे गए। जो सुनकर तो उस मंकी जैसे दिखने वाले जियोंग ही को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उनसे कहता है कि जल्दी से वहाँ पर कुछ फॉर्मेशन मास्टर्स को भेजते उस फॉर्मेशन को तोड़वा दो। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ दोबारा से वही डिसाइपल्स खबर लेकर आते हैं कि माफ कर दीजिए, हमारे फॉर्मेशन मास्टर्स फेल हो गए, वो उस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पा रहे थे, अब हमें आपकी ही मदद चाहिए होगी। जियोंगी तो यहाँ पर उन डिसाइपल की ये बात सुनकर गुस्सा होते उन्हें कचरा और बेकार बोलने लगता है। तभी अचानक वहाँ पर मिस जियो आ गई, जो कि मास्टर जियोंगी से कहती है कि आपको इस तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। मैंने सुना है कि मास्टर जियो के पास एक बेहतरीन फॉर्मेशन मास्टर है, क्यों ना हम उसे इस काम पर लगा दे। जिस पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में मास्टर जियो भी यहाँ पर मास्टर जियोंगी के सामने आ चुका था और वो उन्हें बताता है कि मेरे पास एक अच्छा फॉर्मेशन मास्टर है, उसका नाम है गोंग सन जिन, जो कि यहाँ मास्टर जियोंगी के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि मैं हूँ गोंग सन जिन और मैं आपको खुश कर दूंगा, फिक्र ना करिए, मैं वो फॉर्मेशन तोड़ने में जरा भी समय नहीं लगाऊंगा। लेकिन जब गोंग सन जिन यहाँ मिनी माउंटेन पर आया तो उसका ये एटीट्यूड पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। वो खुद को बलि का बकरा बनाने के बजाय एक कमजोर वॉरियर को पहले अंदर भेजता है, जो कि शुरू में तो उस फॉर्मेशन के अंदर जाने से घबरा रहा था। लेकिन गोंग सन जिन उसे दिलासा देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, हम तुम्हें रस्सी से बांध देंगे, इसलिए अगर तुम पर कोई भी मुश्किल आई तो हम तुम्हें वापस खींच लेंगे। जिस पर वो आदमी एग्री हो गया था और वो इस रस्सी से खुद को बांधते हुए अंदर की तरफ चला गया। बाहर से किन्यू भी ये सब होता हुआ देख रहा था कि हेलोंग सेक्ट ने यहाँ पर एक और फॉर्मेशन मास्टर भेज दिया, जिसके साथ साथ लुकियान भी यहाँ पर मौजूद है और लुकियान के साथ तो किन्यू का पुराना हिसाब बाकी था। इसलिए किन्यू लुकियान को मजा चकाने के लिए उस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ अंदर मौजूद वो आदमी जो कि खुद को रस्सी से बांध कर गया हुआ था, वो 10 सेकंड तक गिनने के बाद यही सोच रहा था कि मैं सेफली बाहर जा सकता हूँ। लेकिन जैसे उसने पीछे की तरफ पलट कर देखा, उस इल्यूशन फॉर्मेशन की वजह से उसकी रस्सी तो पहले ही टूट चुकी थी और वो घबरा कर यहाँ वहाँ भागने लगा। अब वो आदमी तो बिल्कुल भी जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। गोंग सन जिन और लुकियान को भी इस बात का अंदाजा हो गया था, इसलिए ये लोग सोच रहे थे कि हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। लेकिन किन्यू घर आए हुए मेहमानों को इतनी आसानी के साथ वापस जाने नहीं देता, बल्कि वो फौरन से फॉर्मेशन को और भी ज्यादा एक्सपेंड करते हुए उन्हें भी अंदर की तरफ घेर लेता है। यहाँ लुकियान तो चिल्लाते हुए कह रहा था कि कौन हो तुम, सामने आओ, जबकि दूसरी तरफ बाकी के सारे डिसाइपल्स उम्मीद ही हार चुके थे। वो जानते थे कि अब तक जो भी मिनी माउंटेन के फॉर्मेशन के अंदर गया है वो कभी भी जिंदा निकल कर बाहर नहीं आया, यानी कि हम सब के सब मारे गए। लुकियान हार नहीं मानता, वो गोंग सन जिन के पास आते हुए कहता है कि तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करो। इस पर गोंग सन जिन कहता है कि ठीक है, तब तक तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। जो सब कहते हुए गोंग सन जिन ने यहाँ पर उस ट्रैपिंग फॉर्मेशन को तोड़ने की अपनी कोशिश शुरू कर दी, जिसमें वो कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर थोड़े बहुत क्रैक्स आ जाते हैं। ये देखकर किन्यू ने दोबारा से वहाँ पर एक अटैक फॉर्मेशन बिछा दिया, जिस अटैक फॉर्मेशन की वजह से ट्रैपिंग
ट्रैपिंग फॉर्मेशन के अंदर जितने भी स्टोन्स थे वो सारे के सारे हवा में उड़ते हुए उन वॉरियर्स की तरफ जाकर उनसे टकराने लगे, जहां लू कियान गोंग सन जिन को प्रोटेक्ट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ गोंग सन जिन अपनी सारी कोशिशें करने के बाद समझ जाता है कि शायद ये एक लेवल 1 की फॉर्मेशन है, मैं इसे ऐसे नहीं तोड़ सकता। उससे मजबूरन अपने ब्लड का इस्तेमाल करना पड़ा, जहां अपने ब्लड का सैक्रिफाइस देने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि गोंग सन जिन ने कैसे तैसे करते उस लेवल 1 के फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। ये देखकर तो गोंग सन जिन के साथ आए हुए जितने भी लोग थे वो सारे के सारे उसकी तारीफें करने लगे कि मास्टर आप महान हो, आप सच में एक जबरदस्त फॉर्मेशन मास्टर हो। लॉर्ड जुआंग ही तो आपसे काफी ज्यादा खुश होंगे, यकीनन वो आपको इसके लिए बहुत बड़ा इनाम भी देंगे। जिस पर गोंग सन जी भी यहाँ पर खुद की तारीफें करते हुए कह रहा था कि मेरी हेवनली पावर्स के सामने कोई भी फॉर्मेशन नहीं टिक सकती, ये तो मेरे लिए एक बच्चों का खेल था। और इसी तरह एटीट्यूड के साथ वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। पर तभी अचानक उसे जानने को मिलता है कि वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई, बल्कि ये लोग अभी भी उसी इल्यूशन फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू ने एक 3rd लेवल की किलिंग फ्लेम फॉर्मेशन भी ऐड कर दी। इसी फॉर्मेशन की वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ एक पर्पल कलर की फ्लेम तेजी के साथ भड़कते हुए यहाँ गोंग सन जी को अपनी चपेटे में लेते हुए जान से मार डालती है, जो देखकर बाकी के सब लोग तो पैनिक कर चुके थे। लेकिन किन्यू उन सबको नहीं मारता, बल्कि उन्हें जिंदा छोड़ते हुए इस फॉर्मेशन से बाहर जाने दे देता है। साथ ही साथ किन्यू कह रहा था कि गोंग सन जिन तुम एक लेवल 1 के फॉर्मेशन को भी नहीं तोड़ पाए और खुद को तुम फॉर्मेशन मास्टर कहते हो। मैं इन बाकी के लोगों को नहीं मारूंगा, मैं चाहता हूँ कि ये लोग वापस जाकर और फॉर्मेशन मास्टर यहाँ पर बुला कर ले आए, ताकि मुझे अपने बाकी के भी फॉर्मेशंस की ताकत के बारे में अंदाजा हो सके। साथ ही साथ यहाँ इस लास्ट फॉर्मेशन की वजह से हमें एक बात का अंदाजा तो हो गया कि किन्यू ऑलरेडी लेवल 3 के फॉर्मेशंस को बिछाना सीख चुका था। अब अगर किन्यू लेवल 4 या फिर उससे हाई लेवल के फॉर्मेशन को बिछाता है तो वो फॉर्मेशन ग्रेट मास्टर कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ किन्यू मिनी माउंटेन की एक तालाब में बच्चों की तरह खेलते हुए 2 मछलियां पकड़ लेता है। वो मछलियां तो चिल्ला चिल्ला कर किन्यू से कह रही थी कि प्लीज हमें मत खाना, प्लीज हम पर रहम करो, जिस पर किन्यू भी जोर जोर से हंसने लगा। तभी अचानक वहाँ पर स्टुअर्ट फू आ जाता है, जो कि किन्यू को इस तरह से बच्चों की तरह खेलता हुआ देखकर कहता है कि मास्टर मैंने कभी भी आपका ये रूप नहीं देखा था। जिस पर किन्यू सबसे पहले तो उन दोनों मछलियों को अपनी जियांगलिन रेल में बेचते हुए साथ ही साथ स्टुअर्ट फू को जवाब देते हुए कहता है कि मैं हमेशा से इस तरह एंजॉय करना चाहता हूँ, ऐसे बच्चों की तरह बिना किसी परवाह के खेलना। लेकिन अफसोस की बात कि मैं ये कभी कर ही नहीं पाया। जो सब सोचते हुए किन्यू यहाँ स्टुअर्ट फू के साथ बैठकर उसे बताता है कि मैं हमेशा कल्टीवेशन पर ध्यान देता रहा या फिर अपने भाइयों के साथ मसरूफ रहा, क्योंकि जब भी मैं अकेला हो जाऊं और मेरे पास करने को कुछ ना हो तो मैं बहुत कुछ सोचता हूँ। सबसे ज्यादा मैं सोचता हूँ जियांग ली के बारे में। अंकल फू मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त मेरी कंडीशन कैसी है। मैं बेशक जियांग ली को देखना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस की बात कि मैं उसे देख नहीं सकता। मैं उसे प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन प्यार करने के लिए मैं उसके पास नहीं जा सकता। ये बोझ मुझे कितनी तकलीफ देता है मैं आपको बता नहीं सकता। उससे दूर रहने का मेरे दिल पर ये बोझ हर साल बढ़ता ही जा रहा है। बस कभी कभी मैं ये तकलीफ कम करने के लिए इस तरह से बच्चों की तरह खेल लेता हूँ। इससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन वो वजन थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन स्टुअर्ट फू अगर मैं सच बताऊँ तो मैं पहले से थोड़ा ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब मैं मोर्टल रेल में था तब मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। अब मैं काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। साथ ही साथ जहाँ जियांगली रहती है एटलीस्ट मैं उसी डिवाइन रेल में पहुँच तो चुका हूँ। अब मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे लगातार यूं ही खुद को ताकतवर करना है ताकि मैं जल्द से जल्द जियांगली से जाकर मिल सकूं। ये सब सोचते हुए किन्यू एक बार फिर से मोटिवेटेड हो गया और वो मास्टर फू से कहता है कि चलो जियांगलिन रेल्म चलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों ही मछलियां अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन रेल्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती, इसलिए वो दोनों काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। थोड़ी देर में वहाँ पर किन्यू और मास्टर फू भी आ जाते हैं। ये दोनों ही लड़कियां किन्यू को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए चुलबुली अंदाज में फौरन से किन्यू के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करती है। साथ ही साथ खुद को किन्यू से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताती है कि मेरा नाम है लुओ शुई। साथ ही साथ ऑरेंज वाली लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताती है कि मेरा नाम है होंग यू। किन्यू इन दोनों को यहाँ पर इसीलिए लाया ताकि मास्टर वुलान और डिमोनिक सेंट्रीपीड को कुछ नए दोस्त मिल सके। यहाँ किन्यू मास्टर वुलान और डिमोनिक सेंट्रीपीड से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम लोगों का डिवाइन ट्राइबोल्यूशन कब होगा, जिस पर मास्टर वुलान और डिमोनिक सेंट्रीपीड बताते हैं कि 100,000 साल तक कल्टीवेशन करने के बावजूद भी अभी तक हमें डिवाइन ट्राइबोल्यूशन सेंस नहीं हो पा रहा। इसकी क्या वजह है फिलहाल उन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था। पर तभी अचानक किन्यू ने देखा कि वहाँ पर उसकी मिनी माउंटेन के पास हेलोंग सेट के कुछ लोग आ गए। इवन कि लॉर्ड जियोंग ही, मास्टर जियो और मिस जियो भी यहाँ पर आई हुई थी। किन्यू इन तीनों सेलेस्टियल गॉड्स को देखकर सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि एक साथ 3 सेलेस्टियल गॉड्स आ गए। ये मौका तो बहुत ही बेहतरीन है, लगता है क्या मैं अपने कई सारे पावरफुल फॉर्मेशंस को भी चेक कर पाऊंगा। ये सब सोचते हुए किन्यू खुश हो रहा था, जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड जियोंग ही गुस्से के साथ अपने वेपन को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि मिनी माउंटेन के ऑनर तुम जो भी हो फौरन बाहर आओ, मैं हूँ हेलोंग सेट का जियोंग
जियोंगी, अगर तुम मेरे 10 गिनने तक बाहर नहीं आए तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो सब कहते हुए जियोंगी इसी तरह से गुस्सा हो ही रहा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि किन्यू उस फॉर्मेशन से निकलकर बाहर आ गया। साथ ही सर वो बाहर आते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहता है कि हेलोंग सेट का जियोंगी, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। दूसरी तरफ नीचे मौजूद लोकियान के साथी तो यहाँ पर किन्यू को देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि ये तो एक सेलेस्टियल एक्सपर्ट है। वो लोग घबराने लगे थे, लेकिन वहीं पर मौजूद दूसरा आदमी जवाब देते हुए कहते हैं तो क्या हुआ, हमारे लॉर्ड जियोंगी भी तो एक सेलेस्टियल मास्टर है, वो इसे आसानी के साथ मार डालेंगे। जबकि दूसरी तरफ जब लोकियान ने देखा कि ये आदमी कोई और नहीं किन्यू है, वही न्यूली असेंडेंट गॉड, तो वो तो यहाँ पर सबसे ज्यादा शौक हो जाता है। मास्टर जियोंगी को तो अभी भी किन्यू पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मास्टर जू और मिस जियो से शांत कराते हुए कहते हैं कि मास्टर जियोंगी आप शांत हो जाइए, पहले हम इसके पावर लेवल के बारे में अंदाजा लगा ले, उसके बाद ही हम इसके साथ फाइट करेंगे। जो सब कहते हुए मिस जियो यहाँ धीरे धीरे से किन्यू की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ वो किन्यू से कहती है कि ओए हैंडसम लड़के, मेरा नाम है मिस मिंग जियो, मुझे यहाँ पर आकर तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम तो एक सेलेस्टियल गॉड हो जिसे बेशक ये माउंटेन पसंद आ गया होगा, तो अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो ये बहुत ही सिंपल है, हमारे हेलोंग सेट को ज्वाइन कर लो, उसके बाद ये पूरा की पूरा माउंटेन तुम्हारा हो जाएगा। जहाँ किन्यू एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मैं कभी भी चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाता। ये बात तो लॉर्ड जियोंगी को काफी सारा गुस्सा दिला चुकी, जहाँ वो कहता है कि बस बहुत हुई बातें, अब इसे जान से मार डालते हैं। ये कहते हुए जियोंगी उड़ता हुआ हवा में आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ किन्यू वापस से अपने फॉर्मेशन के अंदर इंटर हो चुका था। साथ ही साथ वो कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो चलो आ जाओ, मैं तुम लोगों को अपने ग्रेट फॉर्मेशन के अंदर वेलकम करता हूँ। जो सुनकर तो मास्टर जियोंगी बिना कुछ सोचे समझे फौरन से किन्यू के फॉर्मेशन के अंदर इंटर होते हुए कहता है कि तुम जैसा एक मामूली मोर्टल मुझे कभी भी नहीं रोक सकता। और उसकी बात सच भी थी, क्योंकि जियोंगी जैसे ही फर्स्ट फॉर्मेशन के अंदर इंटर हुआ वो अपने सेलेस्टियल वेपन की सिर्फ एक ही अटैक के अंदर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वो किन्यू का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि अभी तुम्हारे पास इतनी ज्यादा सेलेस्टियल पावर नहीं कि तुम इस फॉर्मेशन को अच्छे से मेंटेन कर सको, इसलिए तुम कभी भी मुझे नहीं हरा सकते। ये सुनकर किन्यू ने यहाँ जियोंगी के लिए सेकंड फॉर्मेशन बिछाना शुरू कर दी थी। साथ ही साथ वो उसके सेलेस्टियल वेपन के बारे में स्टुअर्ट फू से सवाल करता है, जिस पर स्टुअर्ट फू ने किन्यू को बताया कि इस डिवाइन रेल में सेलेस्टियल वेपन बहुत ही काम के हैं। वो अपनी डिवाइन पावर पहले सेलेस्टियल वेपन में डालता है, जिसकी वजह से उसका अटैक 10 गुना और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ जियोंगी ने किन्यू के सेकंड फॉर्मेशन को भी आसानी के साथ तोड़ दिया था, जिसके बाद वो किन्यू से कहता है कि अब तुम्हारे मरने की बारी। दूसरी तरफ किन्यू ये बात तो समझ गया था कि इसके सामने लो लेवल के फॉर्मेशंस बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले, अब मुझे अपने हाई लेवल के फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करना होगा। जबकि साथ ही साथ वो जियोंगी से कहता है कि अब तक तुमने सिर्फ मेरे लो लेवल के फॉर्मेशंस को ही तोड़ा है, चलो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं अपने हाई लेवल की किलिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जो कहते हैं किन्यू ने वहाँ पर एक किलिंग फॉर्मेशन बिछाना शुरू कर दिया, जो देखकर जियोंगी कहता है कि अच्छा ठीक है, एक बार मैं तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट किलिंग फॉर्मेशन को तोड़ दूं, उसके बाद मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, इवन कि मैं तुम्हारी ट्रू स्पिरिट को भी पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। जो सुनकर किन्यू थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ट्रू स्पिरिट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इसीलिए स्टुअर्ट फू किन्यू को बताता है कि जब दो सेलेस्टियल गॉड आपस में फाइट करते हैं और एक दूसरे की जान ले लेते हैं, तब बाकी बचती है उनकी ट्रू स्पिरिट, जिसे गॉड किंग रैल्म का वॉरियर दोबारा से जिंदा कर सकता है। जो सारी बातें सुनकर किन्यू मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा, तो इस बेवकूफ बियर को लगता है कि ये मेरी सबसे हाई लेवल किलिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए साथ ही साथ मुझे भी मार डालेगा। जो सब सोचते हुए किन्यू ने अब होल्ड बैक करना बंद कर दिया। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर फौरन हवा में किलिंग फॉर्मेशन बिछा देता है, जिसके अंदर से व्हाइट कलर की फ्लेम्स निकलते हुए तीसी के साथ जियोंगी पर हमला कर रही थी, जिन्हें डॉज करते हुए तो जियोंगी भी सरप्राइज हो गया था। वो हैरान होते हुए कहता है कि एक सेलेस्टियल गॉड रैल्म का वॉरियर इतनी ज्यादा प्योर व्हाइट कलर की फ्लेम कैसे जनरेट कर सकता है, जिनसे बचने के लिए जियोंगी ने अपने सेलेस्टियल वेपन का इस्तेमाल करते हुए खुद के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर दी थी। लेकिन ये शील्ड ज्यादा देर तक उस व्हाइट प्योर फ्लेम के सामने टिकने नहीं वाली थी। वो तो बदकिस्मती से किन्यू के दो फॉर्मेशन आपस में कोलैप्स कर गए, जिस वजह से किन्यू अब और ज्यादा व्हाइट प्योर फ्लेम एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। यहाँ स्टुअर्ट फू किन्यू को बताता है कि जब तुम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाते हो तो उसके कोलैप्स करने का चांस उतना ही ज्यादा होता है, इसलिए तुम्हें फॉर्मेशन को और ज्यादा बारीकी के साथ बनाना होगा। जबकि नीचे की तरफ जियोंगी भी ये सब देखकर खुश होते हुए कह रहा था कि आज के दिन तो हेवंस भी मेरे साथ है, वो भी मेरी मदद कर रहा है, वरना अब तक तुम्हें मारा जाता। लेकिन किन्यू तुम बदकिस्मत हो, इसलिए अब तुम मरोगे। और ये सब कहते ही जियोंगी ने तीसी के साथ हवा में जंप करते हुए किन्यू पर एक जोरदार स्लैश अटैक का हमला कर दिया, जिसे ब्लॉक करते हुए दूसरी तरफ किन्यू फौरन से जमीन पर आते हुए कहता है कि जियोंगी ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारी अच्छी किस्मत ये है कि मुझे आज फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि मैं तो तुम पर अपने फॉर्मेशन के पावर लेवल्स को टेस्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे तुम पर अपने पावर लेवल को टेस्ट ना करना होता तो मैं तुम्हें कब का फाइट करते हुए जान से मार चुका होता। जो सुनते हुए जियोंगी दोबारा से किन्यू पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ना चाहता था, पर तभी अचानक किन्यू ने वहाँ पर एक और ट्रैपिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी,
होती जो कि चारों तरफ से जियोंगी को घेर लेती है। जिस फॉर्मेशन को देखकर जियोंगी तो सरप्राइज हो जाता है। दूसरी तरफ किन्यू से बताता है कि मेरे पास 900 फॉर्मेशन स्क्रोल्स है और उनमें से ये सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रैपिंग फॉर्मेशन है। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि जियोंगी के साथी कई वक्त से उसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए मास्टर जियो को थोड़ी बहुत उसकी फिक्र होने लगी थी। जिस पर मिस मैंगजुई बताती है कि हमें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके पास लो ग्रेड का सेलेस्टियल वेपन है। लेकिन मास्टर जियो का कहना था कि किन्यू उस फॉर्मेशन के ऊपर रहते हुए लगातार उसकी बुनियाद बनते उसे स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। जब तक जोंगहुई किन्यू को नहीं मार देता तब तक ये फॉर्मेशन खत्म नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है कि शायद हमें अर्जेंट तौर पर हमारे हेलोंग सेट के लीडर की जरूरत पड़े। तुम जाकर उनसे राब्ता करो। जो सुनकर मिस मिंगजुई भी यहाँ से अपने हेलोंग सेट के लीडर से मिलने के लिए वहाँ से रवाना हो गई। पीछे की तरफ जोंगहुई यहाँ पर किन्यू से कह रहा था कि ये एक मामूली ट्रैपिंग फॉर्मेशन है, मैं इसे भी जल्द से जल्द तोड़ दूंगा। जिस पर दूसरी तरफ किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि वैसे अभी तक मैंने इस फॉर्मेशन को कोई नाम नहीं दिया था, क्यों ना इसका नाम मैं तुम पर ही रखूं। आज से इस फॉर्मेशन का नाम है ट्रैपिंग बियर फॉर्मेशन। जो तो सीधा सीधा जियोंगी की बेइज्जती थी, इसलिए वो गुस्सा होते हुए फन से अपने सेलेस्टियल वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने लगा। जिसके लाइट वॉल तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन मल्टीपल अटैक्स के बाद हम देखते हैं कि जियोंगी ने यहाँ पर एक वॉल को ब्रेक कर दिया था। इसलिए वो खुश होते हुए कह रहा था कि ये थी तुम्हारी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैपिंग फॉर्मेशन, फिर तो तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। लेकिन जैसे ही जियोंगी ने सामने की तरफ देखा, उसे दोबारा से अपने सामने कुछ लाइट वॉल्स दिखाई दी, यानी कि वो एक फॉर्मेशन से निकलते हुए दूसरे के अंदर आ पहुंचा था। जहां पर किन्यू रिवील करते हुए बताता है कि उसने एक ट्रैपिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स ऑफ फॉर्मेशन यूज हुए हैं। जिस वजह से जियोंगी गुस्सा होते हुए अपने सेलेस्टियल वेपन का इस्तेमाल करते हुए बारी बारी करके एक एक लाइट वॉल को तोड़ता रहा। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि मिस मैंगजुई भी वापस आ चुकी थी और वो मास्टर जियो को बताती है कि हमारे लीडर इस वक्त नहीं आ पाएंगे, वो फिलहाल सैकुलोशन में बैठे हुए हैं। और चूंकि बाहर से जियोंगी की मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला, इसलिए जियोंगी को यहाँ से निकलने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। वो अंदर मौजूद लगातार 3000 से ज्यादा लाइट वॉल्स को ब्रेक कर चुका है और इसी वजह से उसे अंदाजा हो गया कि किन्यू उसके साथ चाल चल रहा है। वो लगातार सर्कल में घूम रहा था और इन लाइट वॉल्स की कोई भी आखिरी हद नहीं आ रही थी। यहाँ लगातार इसी तरह लाइट वॉल्स तोड़ते तोड़ते उसे पूरा 1 साल गुजर जाता है। और जियोंगी ने जब यहाँ अगले लाइट वॉल को ब्रेक करने की कोशिश करी तो उसे जानने को मिलता है कि ये लाइट वॉल तो काफी सारा स्ट्रॉन्ग था और वो थक हार कर नीचे बैठ जाता है। जिस पर किन्यू ने उसे बताया कि असल में मैंने अपनी ट्रैपिंग फॉर्मेशन के अंदर डिफेंस फॉर्मेशन को भी मिला दिया, जिसकी वजह से अब ये लाइट वॉल पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके। जो सुनकर जियोंगी गुस्से से अपना आपा खोते हुए जोर जोर से किन्यू का नाम चिल्लाने लगा। किन्यू भी उसकी आवाजें सुनकर अंदर की तरफ आ गया और वो सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम हार मानना चाहते हो। जिस पर जियोंगी एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मैं एक सेलेस्टियल गॉड हूँ, मैं कभी हार नहीं मानने वाला, मैं कभी भी किसी के सामने सरेंडर नहीं करता। किन्यू उसकी ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि चलो ठीक है, फिर तुम इसी टेस्ट में मेरा साथ देते रहो। और ये कहते किन्यू वहाँ से चला गया। अब इसी तरह करते करते पूरे 10 साल गुजर जाते हैं। जियोंगी पूरी तरीके से निराश हो चुका था। वो अपने सेलेस्टियल वेपन को नीचे की तरफ गिराते हुए कहता है कि अब मुझसे ये सब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज किन्यू मुझे यहाँ से बाहर जाने दो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। जो सुनकर किन्यू दोबारा से उसके पास आते हुए कहता है कि ये बहुत ही आसान है, हार मान लो और हार मानने के लिए तुम्हें 3 बार मेरे सामने झुकना होगा। लेकिन ये सुनकर तो जियोंगी की ईगो हर्ट हो जाती है और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि ये कभी नहीं हो सकता। जिसके लिए जियोंगी ने किन्यू के पास मौजूद उस लाइट वॉल पर हमला किया और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो लाइट वॉल भी एक्टिवेट हो जाता है और वो वापस से जियोंगी पर ही प्योर व्हाइट फ्लेम अटैक्स करने लगा। ये देखकर जियोंगी हैरान होते हुए कहता है कि अब ये क्या है। इस पर किन्यू ने उसे बताया कि असल में मैंने अपनी ट्रैपिंग और डिफेंस फॉर्मेशन के अंदर अब किलिंग फॉर्मेशन भी ऐड करना शुरू कर दिए। इवन कि किन्यू ने यहाँ पर थंडर अटैक फॉर्मेशन भी ऐड किया हुआ था, जिस वजह से जियोंगी को बिजली के झटके लग रहे थे। किन्यू जियोंगी से कहता है कि तुमने हेलोंग सेक्ट में रहते हुए कई सारे मासूम लोगों पर बहुत सारा जुल्म किया, ये उसकी एक छोटी सी पनिशमेंट है, तुम अभी भी हार मान सकते हो। लेकिन चूंकि जियोंगी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसे लगातार यूं ही बिजली के झटके पड़ते रहे। इवन कि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो रोते रोते यही कह रहा था कि आखिर तुम मुझे कब तक यहाँ पर यूं कैद करोगे, मुझे बाहर जाने दो। पर चूंकि वो हार भी नहीं मानना चाहता, इसलिए किन्यू उसे बाहर जाने नहीं देता और इसी तरह पूरे 200 साल गुजर जाते हैं। बाहर की तरफ जियोंगी के साथी तो काफी ज्यादा थक चुके थे। वो इंतजार करते हुए कहते हैं कि पूरे 200 साल गुजर गए, आखिर मास्टर जियोंगी बाहर कब आएंगे। अंदर की तरफ मौजूद जियोंगी भी काफी ज्यादा थक चुका था। वो किन्यू से कहता है कि आखिर तुम मुझे कब जाने दोगे, पूरे 200 साल गुजर गए। इस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि मेरे फॉर्मेशंस कभी भी खत्म नहीं होने वाले, एक के बाद एक फॉर्मेशन आता रहेगा, फिर चाहे 1 मिलियन साल गुजर जाए या फिर 10 मिलियन साल, तुम हमेशा यहीं पर ट्रैप रहोगे। तुम्हारे पास बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है हार मानने का। वैसे तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए क्योंकि तुमने मेरे इतने सारे फॉर्मेशन को खुद अपनी आंखों से देख लिया, ये तुम्हारे लिए फख्र की बात है। पर दूसरी तरफ जब जियोंगी ने ये बात सुनी कि वो यहाँ पर 1 मिलियन साल या फिर पूरे
पूरे 10 मिलियन साल तक ट्रैप रह सकता है तो वो डर गया और वो घबराते हुए कहता है कि प्लीज लॉर्ड किन्यू मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझ पर रहम करो। जो सुनकर दूसरी तरफ किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी रहम चाहिए तो उसके लिए तुम्हें 3 बार मेरे सामने झुकना होगा। लेकिन झुकने वाली बात सुनकर तो जियोंग ही कहता है कि नहीं, 3 बार झुकना मैं ये नहीं कर सकता, इससे मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। ये सुनकर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, फिर 1 मिलियन साल के बाद मिलते हैं। और ये कहते हुए किन्यू वहाँ से जाने लगा। पर जियोंग ही अब ये टॉर्चर और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो किन्यू को रोकते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारे सामने झुकने के लिए मान जाऊँ तो क्या तुम इसे एक सीक्रेट रखोगे, किसी को इसके बारे में बताना मत। किन्यू भी ये सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। पीछे की तरफ जियोंग ही ना चाहते हुए भी धीरे धीरे करके किन्यू के सामने झुकने लगा, जहाँ बैठकर वो 3 बार किन्यू के सामने बो डाउन करता है। ये देखकर किन्यू हंसते हुए कहता है कि मैंने एक हेवनली डीटी को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया, ये मेरे लिए सच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जबकि जियोंग ही इस बेइज्जती की वजह से गुस्सा होते हुए अपने मन में कह रहा था कि एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, उसके बाद किन्यू तुम्हें इसकी 10,000 गुना कीमत चुकानी होगी। वो इसी तरह की बातें सोचते हुए गुस्सा हो ही रहा था, तभी अचानक किन्यू उस फॉर्मेशन को वहाँ से हटा देता है जहाँ पर जियोंगी के साथी बाहर पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। जियोंगी तो बाहर आकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। वो खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मैं बाहर आ चुका हूँ। तभी अचानक किन्यू पीछे से जियोंगी को आवाज देते हुए कहता है कि तुमने इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर ली जो कि आज से पहले कोई भी नहीं कर पाया, इसलिए मैं सच में तुम्हें एडमायर करता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। मेंगजुई भी यहाँ पर जियोंगी की तारीफ करते हुए कह रही थी कि हमारा जियोंगी तो वाकई में कमाल का है, जो कि किसी भी दर्द को बर्दाश्त कर सकता है। हालांकि उसे मालूम ही नहीं कि कुछ देर पहले यही जियोंगी बच्चों की तरह भीख मांगते हुए किन्यू के सामने झुक रहा था। जियोंगी को तो ये बातें मालूम थी जो कि वो कभी नहीं बुला सकता, इसलिए वो मेंगजुई और साथ ही साथ मास्टर जू से कहता है कि चलो हम तीनों मिलकर किन्यू पर हमला करते उसे जान से मार डालेंगे। साथ ही साथ वो अपने सेलेस्टियल वेपन को बाहर की तरफ निकालते हुए किन्यू पर तान कर कहता है कि तुमने मुझे काफी बेइज्जत कर लिया, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। जो कहते हुए ये तीनों किन्यू पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने ही लगे। तभी अचानक दूसरी तरफ किन्यू मुस्कुराकर कहता है कि ये तो मैं पहले ही जानता था। जो सब कहते हुए किन्यू वहाँ से गायब होते हुए अपने जियांगलिन आर्टिफैक्ट चला जाता है। वहाँ पर मौजूद मास्टर जू जियोंगहाई को बताता है कि किन्यू इस वक्त यहाँ इस माउंटेन पर मौजूद नहीं, पता नहीं वो अचानक कहाँ पर चला गया। ये सुनकर तो जियोंगहाई काफी सारा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि आखिर वो इतनी जल्दी यहाँ से कैसे जा सकता है, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। जो सब कहते हैं वहाँ पर वो तोड़फोड़ कर रहा था। मिंगजुई ये सब देखकर उसे शांत कराते हुए कहती है कि अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए ताकि हम अपने सेक्ट लीडर को इसके बारे में रिपोर्ट कर सके। ये तो किन्यू की किस्मत अच्छी है जो कि हमारा सेक्ट लीडर इस वक्त सेक्यूल्यूशन में बैठे हुए हैं, एक बार वो बाहर आ जाए उसके बाद वो किन्यू को वैसे भी जान से मार डालेंगे। जो सारी बातें सुनते हुए दूसरी तरफ जियोंगहाई भी गुस्सा होते हुए कह रहा था कि किन्यू मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली में मौजूद हर एक इंसान को जान से मार डालूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ किन्यू वापस से अपने जियांगलिन आर्टिफैक्ट आते हुए सोल सी के अंदर बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ किन्यू चूंकि अपने ओरिजिन की पीक स्टेज पर पहुंच चुका था तो उसे किसी तरह भी लेवल ब्रेक थ्रू करते हुए नेक्स्ट स्टेज में जाना होगा, जिसके लिए वो हाउफी और साथ ही साथ जियांगली को याद कर रहा था। किन्यू खुद को याद कर आता है कि उसे ताकतवर होना होगा ताकि वो हाउफी को वापस ला सके, साथ ही साथ उसे ताकतवर होना होगा ताकि वो जियांगली के साथ शादी कर सके। इन्हीं सारी बातों को दिमाग में रखते हुए किन्यू कल्टीवेट करते हुए अचानक से अपनी ओरिजिन रेल्म की पीक लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है। जो करते ही उसकी बॉडी पर काफी सारा प्रेशर लगने लगा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि किन्यू ने पूरे के पूरे यूनिवर्स को अपने कंधों पर उठा लिया हो। और ये इसीलिए क्योंकि किन्यू यूनिवर्स स्टेज के इन्फेंट लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका है, जिसकी वजह से किन्यू के अंदर ये पूरा की पूरा यूनिवर्स आ चुका था जिसे किन्यू खुद शुरुआत से कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ किन्यू को वहाँ पर एक गोल्डन एनर्जी का सोर्स भी देखने को मिलता है जो कि हेवनली एनर्जी थी, और ये हेवनली एनर्जी ही इस पूरी की पूरे यूनिवर्स को शक्ति देगी। जो देखकर किन्यू फौरन अपने सेलेस्टियल स्फीयर को बाहर निकालते हुए वहाँ पर लगा देता है। जो सेलेस्टियल स्फीयर इस गोल्डन एनर्जी को 10 गुना एम्पलीफाई करके पूरी यूनिवर्स में भेजेगा, इसलिए ये यूनिवर्स 10 गुना और ज्यादा ताकतवर होगा, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि किन्यू भी अपने इस यूनिवर्स स्टेज के इन्फिनिट लेवल पर भी काफी सारा ताकतवर होगा। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।